हैं माइटोकॉन्ड्रिया हम मदर से गेन करते हैं या फादर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यू है वी इनहेरिट माइटोकॉन्ड्रिया फ्राम डैश। तो हमारे पास ए में है हमारे पास मदर है, इसके अलावा हमारे पास बी में है हमारे पास फादर है, सी में हमारे पास बोथ है और डी में हमारे पास आल है। अब एक दूसरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से एक ट्रिक है कि अगर आपको ऐसा एमसीक्यूज आए जिसमें हमारे पास बोथ करेक्ट हो और चौथा ऑप्शन हमारे पास आल भी हो, तो इन सिनेरियो में बोथ ऑलरेडी जो करेक्ट होते हैं तो आल के सिनेरियो में हमारे पास बोथ भी आ जाते हैं, तो आपने आल को टिक करना है। तो हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास मदर है। इसके अलावा मैं इसका प्रूफ भी आपको दूंगा। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यू जो हमारे पास है वी इनहेरिट सेंट्रियोल फ्राम डैश। तो हमारे पास है ए में वो हमारे पास फादर है, बी में हमारे पास मदर है और सी में हमारे पास बोथ है और डी में हमारे पास नन है। अगर नन आएगा तो और आप कोई एमसीक्यूज ऐसा है जिसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हो और एक चौथा नन हो, तो आपने ऑब्वियसली बोथ को करेक्ट करना है। और इस एमसीक्यू का हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास है फादर। तो लेट सपोज आप हम इसकी डायग्रामेटिकली एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास है एक है हमारे पास इनहेरिटेंस का बेसिकली टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको टच दे लेते हैं। ये हमारे पास लेट सपोज ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एक है और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास स्पर्म है। इसका अगर मैं नेम बाय नेम आपको बताऊँ तो ये हमारे पास है, इसका हेड है, ये इसका हमारे पास मिड पीस है या मिडल बॉडी, आप इसको बॉडी भी कह सकते हो, तो हमारे पास ना इसको मिड पीस कहते हैं। ये इसका टेल हो गया और ये इसका हमारे पास नेक रीजन हो गया। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है ये यहाँ पर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये हमारे पास सेंट्रियोल है, ये हमारे पास सेंट्रियोल है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसा होता है कि ये एक दूसरा एमसीक्यूज भी आप अपने साथ नोट कर सकते हो कि ये आया था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन स्पर्म सेल इन डैश अरेंजमेंट। तो ये स्पिरल अरेंजमेंट में, इस अरेंजमेंट को हम स्पिरल अरेंजमेंट कहते हैं, इसको हम स्पिरल अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये जब इसमें हमारे पास मेटिंग हो जाती है तो ये डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। ये हमारे पास एक हो गया और ये हमारे पास हो गया स्पर्म हो गया। तो ये जैसे ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो इनके लिए रास्ता ओपन हो जाता है और ये जो स्पर्म है इनके हेड पर एक एक्रोसोम होता है जो पेनिट्रेशन का काम करती है। ये इनके लिए एक का सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं इनको ब्रेक डाउन करता है। तो ये हमारे पास जो न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस तो बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो सेंट्रियोल के साथ साथ ये न्यूक्लियस भी इसके साथ फ्यूज़ हो जाता है और बाकी ये स्ट्रक्चर हमारे पास ड्रॉप आउट हो जाता है। यह हमारे पास ये स्ट्रक्चर ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया फादर वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो तो स्पर्म में रह के, लेकिन जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो हमारी मदर से होता है, तो ये हमारे पास मदर वाली माइटोकॉन्ड्रिया हमको हमारे अंदर रह जाती है। तो ये ज़ाइगोट बन जाता है और ज़ाइगोट में जो कंट्रीब्यूशन माइटोकॉन्ड्रिया का है वो मदर सेल का है, एक सेल का है। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस है हमारी माँ की तरफ से है। इसके अलावा जो सेंट्रियोल होता है और न्यूक्लियस होता है हमारी फादर के स्पर्म्स आ जाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशंस हो गया। अब हम थोड़े बहुत और कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं।
अब हम आते हैं इसकी शेप की तरफ। हम दूसरा हेडिंग हम इसका शेप का डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास इसका शेप में हमारे पास ये 2 टाइप्स का शेप इसका डिस्कवर किया गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो लाइट माइक्रोस्कोप से इसका जो शेप है हमारे पास है। लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम देखते तो ये हमारे पास राड शेप दिखाई देता है। राड शेप ये हमारे पास ये हमारे पास ग्रेन्यूल्स की तरह दिखाई देते हैं, यानी छोटे छोटे दानों की तरह दिखाई देता है लाइट माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारे पास दिखाई देता है रॉड शेप पर, यह हमारे पास दिखाई देता है। इसके अलावा दूसरी हेडिंग में हम इसके डायमीटर की बात कर लेते हैं। डायमीटर की तो हमारे पास डायमीटर की बात कर लेता है, इसी रॉड शेप की डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो ये डायमीटर की हमारे पास इसका जो डायमीटर है हमारे पास ये 0.5 माइक्रोमीटर हमारे पास होता है। इसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो हमारे पास लेंथ की बात अगर हम करें तो इसकी लेंथ हमारे पास होती है 7 माइक्रोमीटर, ये इसकी लेंथ होती है। तो ये ऑब्वियसली हमारे साथ तो एक रॉड शेप स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके अलावा कुछ और एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। A cell which don't have mitochondria is called, इसमें हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी एब्सेंट ए माइटोकॉन्ड्रियल सेल। इसके अलावा दूसरे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। ए सेल which have many mitochondria is called, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉलीमाइटोकॉन्ड्रियल या मैक्रोमाइटोकॉन्ड्रियल भी आप इसको कह सकते हो, पॉलीमाइटोकॉन्ड्रियल सेल। इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हमने कवर की थी कि इसकी एग्जांपल हमारे पास है आरबीसी है हमारे पास, जिसमें एब्सेंट होता है। और इसके अलावा हमारे साथ होता है प्रोकैरियोट में हमारे पास ये एब्सेंट होता है। इसके अलावा पॉलीमाइटोकॉन्ड्रियल में अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास है मसल सेल इसमें हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा न्यूरॉन सेल हमारे पास आ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारी है। दूसरी हमारे पास जो न्यूरॉन सेल होता है इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसल सेल में बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, लेकिन हम न्यूरॉन को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एट द टाइप ऑफ स्लीप भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे होते हो, आपका ब्रेन चल रहा होता है, वो काम कर रहा होता है, तो इनको स्लीप के दौरान भी इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मसल में हमारे पास एमसीक्यू अगर हम इसके करेक्ट यानी वो सेल जिसमें सबसे ज़्यादा होती है तो हमारे पास वो है मसल सेल। द सेल विच हैव many which have maximum number of mitochondria is called, हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास मसल सेल, इसमें हमारे पास आ जाता है मसल सेल। इसके अगर हम करेक्ट नंबर की बात करें तो हमारे पास 1000 से लेकर 1000 से लेकर 2000 तक हमारे पास एक सेल में हमारे पास ये मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा कंसेप्ट आता है हमारे पास, ये जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास होता है सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है हमारे पास।
इसके अलावा अदर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली में हमारे पास न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है हमारे पास। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास प्लास्टिड आ जाता है, प्लास्टिड। और इसके अलावा प्लास्टिड की कैटेगरी हमारे पास प्लास्टिड की 3 कैटेगरी होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर में होता है, क्रोमोप्लास्ट हमारे पास जो कलरफुल होता है, पेटल्स, सेपल्स एटसेट्रा। और ल्यूकोप्लास्ट जो रूट्स में होता है, जो जिसमें कोई कलर नहीं होता, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है और इसमें हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है। इसके अलावा इसका जो मेन रीज़न है ये हमारे पास ड्यू टू इट्स ऑन डीएनए। और डीएनए हमारे पास रिप्लिकेटिंग प्रोसेस का एक मेन कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियस का रिप्लिकेटिंग प्रोसेस का मेन कंपोनेंट होता है। और जो न्यूक्लियस को रिप्लिकेशन को हम कैरियोकाइनेसिस जो बेसिकली बोलते हैं। साइटोप्लाज्म वाले को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जिस प्रोसेस से डिवाइड होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इसको हम नाम देते हैं, हमारे पास बाइनरी फ्यूजन का नाम देते हैं। हमारे पास को हम बाइनरी फ्यूजन के ज़रिए हमारे पास डिवाइड होता है, या हमारे पास को हम एमाइटासिस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों नाम आप अपने साथ याद रख सकते हो। तो ये इसकी डिटेल एनालिसिस होगा। इसके अलावा हम इसके पार्ट 2 में इसको बेसिकली जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं वो कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका डायग्राम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एमडीकेट इजी पर जुड़े रहिए। थैंक यू।